you can arrange it out, Yes, sir. then you can
अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो है वो थोड़ा सा इसमें मुझे डिले करना पड़ा क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मैं वेट करी थी कि वो ज्वाइन कर लें। मेरा ख़्याल है कि हम इसको पहले अपना जो प्रीवियस सेशन है उसके साथ इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा उसकी वजह से। I hope my screen is visible to everyone. Please type in the chat box if you are unable to unmute yourself. I will log into the chats. So in the previous session, we discussed that how sentences are being formed, what are their structure parts, how we differentiate and compare between Urdu and English sentences, what is the main order of an Urdu sentence and an English sentence, and then we look into different parts of speech and where is the position of a certain part of speech in a certain sentence, and how punctuation is important and how we can give life to to a sentence when we are talking about punctuation, when we are adding question marks, full stops, capital letters, hyphens, speech marks. And then we also discuss sentences and phrases and how we can help students understand that what is the difference between a phrase and a sentence, because verbs complete a sentence. In this session, what is very much particular about in this session is expanding of a sentence, how we can explain this to the student, that how you can expand a certain sentence. बेसिकली जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो एक ही पैटर्न के ऊपर सेंटेंस बिल्टअप करते रहते हैं। मैंने भी जो अभी मेरे पास सैंपल्स आए हैं आपके, उनको सबका एनालिसिस किया है और हम इंशाल्लाह इस एनालिसिस को डिस्कस भी करेंगे। कुछ लोगों के टास्क मुझ तक पहुंच गए हैं, कुछ लोगों के टास्क जो हैं वो अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। तो आई थिंक सो आप देख लें जिनके अभी तक अवेलेबल नहीं थे, जिनके पास कोई स्टूडेंट का इशू था, वो अगर मुझे लास्ट वीक इन्फॉर्म कर देते तो इट वाज बेटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चल सका। तो इंशाल्लाह आई विल अरेंज स्टूडेंट्स फॉर देम, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कशॉप्स के अंदर अगर आप एक लेक्चर को अटेंड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके हैंड आउट्स आपको मिलते हैं, इसके बाद आप उस नॉलेज को जब अप्लाई करते हैं, देन इट बिकम्स योर योर पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आपकी एप्लीकेशन नहीं होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की, उस वक्त तक आप उसको सीख नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बड़ा इंटरेक्टिव सा आपका सेशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स को फोनिक्स से पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, फोनिक्स से हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना सिखाया। अब फोनिक्स से जो बच्चे पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, तो वो रट्टा लगाने से तरीके से सेंटेंस बिल्टअप नहीं करते कि टीचर्स ने कोई सेंटेंस बना दिया, उसको याद कर लिया, घर से जुमले बना के याद करके आ गए और लिख लिए। वो उनकी जो टीचिंग है, उनकी मेथोडोलॉजी है, वो टोटली डिफरेंट होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसको देखें आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, कि एक सेंटेंस जो है उसको किस तरह से एक्सपैंड किया गया है। सैम्पल सेंटेंस आपके पास मौजूद है। मेरे ख्याल में भी अजान हो रही है, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उस वक्त तक आप इस स्लाइड को देखें, रीडिंग करें इसके सेंटेंस की।
ओके, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, सेंटेंस को किस तरह से एक्सपैंड किया गया है. इन द फर्स्ट सेंटेंस, अ डॉग barked, and then we have a tiny dog barked ferociously at the children. अगर हम यहाँ पर इसको एनालिसिस करें, सेंटेंस का एक केयरफुल एनालिसिस करें, आप ये देखिए डॉग के साथ जो है एक एडजेक्टिव ऐड हो गया. ठीक है, पहले सिंपल डॉग था और अब डॉग के साथ एक एडजेक्टिव का एडिशन हो गया है. इसके बाद आप देखें वर्ब उसकी जगह पर मौजूद है और वर्ब के साथ एक एडवर्ब लग गया है फेरोशियसली, और उसके बाद एंड में आपकी जो है प्रपोजिशन आ गई है एट द चिल्ड्रन. ठीक है, एट द चिल्ड्रन, ये आपका ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सेंटेंस का पैटर्न वही है, लेकिन वर्ड्स की काउंट बढ़ गई है. पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ 3 वर्ड्स थे. अब जो सेंटेंस है उसके वर्ड्स को अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस. सेकेंड नंबर पे जो सेंटेंस है उसके 8 वर्ड्स हैं. अब आप ये देखिए कि अब इस सेंटेंस का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो चेंज हो गया. ठीक है, जब हम बिल्कुल स्टार्ट में बच्चों को सेंटेंस बनाना सिखाते हैं तो बिल्कुल बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन ग्रेजुअली हम उनको सिखाते हैं कि सेंटेंस को आपने एक्सपैंड कैसे करना है, सेंटेंस के बारे में सोचना कैसे है. अगर इसको मजीद एक्सपैंड करें तो आप ये देखें, अ ह्यूज स्ट्रे डॉग. अब यहाँ पर एक एडजेक्टिव की बजाय 2 एडजेक्टिव्स आ गए. बार्क्ड mournfully for food at the children. आप इसके एंड में at the children भी लगा सकते हैं, ये मजीद एक्सपैंड हो जाएगा. ठीक है, एक्सपैंड करने के लिए जब हम एक्टिविटीज करवाते हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या एक्टिविटीज होते हैं, व्हाट, कि क्या चीज है. आप उस नाउन के साथ आप कितने एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं. वेयर, सिचुएशन कहाँ पर है, कहाँ पर किस जगह पर ये सब कुछ हो रहा है. वाई, क्यों हो रहा है. हु, इस सारी सिचुएशन के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है. विच, और इसके अलावा जो है हम इसको भी ऐड करते हैं कि विच सर्कमस्टेंसेज आर बीइंग यूज्ड. अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं कि हर एक नाउन के साथ अगर आप एडजेक्टिव लगा देंगे, अ गर्ल की बजाय अ स्मार्ट गर्ल, ठीक है, अ बेड की बजाय अ बिग बेड, तो हर एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाने से भी आपका सेंटेंस एक्सपैंड हो जाता है. इसके अलावा वर्ब्स के साथ आप एडवर्ब्स लगा दें, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. एडवर्ब्स को यूज़ करने से आपके सेंटेंस के अंदर एक बहुत अच्छी सी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल आ जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं सेंटेंसेस, और उनको जो है डील करना बहुत आसान हो जाता है. आप बच्चों को बताएं, जैसे बच्चों को बड़े होना बहुत पसंद होता है ना, यू वांट टू ग्रो अप, अब यू वांट टू गो टू ग्रेड 1, यू वांट टू गो इनटू ग्रेड 2, सो लेट्स मेक बिग सेंटेंसेस, डोंट मेक बेबी सेंटेंसेस. और इस एज के अंदर जो प्री स्कूल की किंडरगार्टन की एज होती है, उसमें जो है स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि दे डोंट वांट टू बी अ बेबी, दे जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट आई एम नॉट अ बेबी एनीमोर. सो जस्ट टेल देम, ओह यू हैव मेड अ बेबी सेंटेंस, now we are going to expand your baby sentence. So whenever you are expanding a sentence, the main or major thing is that how you are going to organize your sentence. There should be a subject all the time. Well, a subject, verb, and object is always there. So we have got this subject and verb, and we don't have any object in this sentence over here. A is a determiner. ये verb के noun के साथ आप आ भी लगाते हैं, द भी लगाते हैं, उसका एडजेक्टिव भी लगाते हैं, डिटर्मिनर भी ऐड करते हैं. इसके बाद आपका वर्ब आ जाता है. और समटाइम ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. समटाइम ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ वर्ब होता है, जैसे सिट डाउन. सिट डाउन के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक वर्ब है. वेल वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल से सेंटेंसेस हैं, कमांडिंग हैं, ऑप्शंस हैं. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव adjective with nouns and pronouns, adverbs with verbs, and you should have prepositions. आपने देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर इस तरह से पढ़ाया जाएगा क्रिएटिव राइटिंग के साथ, सेंटेंस की एक्सपैंडिंग के साथ, तो उससे ही फायदा हो जाएगा कि आपके स्टूडेंट जो हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ऑटोमेटिकली रिवाइज होते जाएंगे. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो एक मेथडोलॉजी है, पुराना कल्चरल मेथड है, ट्रेडिशनल, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को और हर चीज़ को डेफिनेशन के मेथड से सिखाते हैं. व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव
is equality, what is the verb, it's an action. So sometimes ऐसे भी nouns हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी भी चीज़ें स्टेट्स हैं जिनको जो नेमिंग वर्ड्स नहीं होते, लेकिन जो डेफिनेशन माइंड के अंदर एक स्टिक हो जाती है, आप शुरू से उनको डेफिनेशन याद करवा देते हैं, इसके बाद उनको आगे चल के पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और बड़ी क्लासेस के अंदर जो है ग्रामर के अंदर उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एप्लीकेशन सिखाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन ना सिखाएं। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आप बहुत गौर से देखिएगा कि कैसे एक सेंटेंस का एनालिसिस किया गया है। स्टूडेंट्स को एनालिसिस करना सिखाएं डिटेल के अंदर, सेंटेंस के बेबी सेंटेंसेस कैसे होते हैं, एक्सपैंडेड सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं। दी ओल्ड ट्री, यहाँ पे नाउन के साथ एडजेक्टिव आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट में आपने देखा कि नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद हमारे पास वर्ब है, और वर्ब के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रपोजिशन आ गई है, ठीक है। प्रपोजिशन के साथ हम यहाँ पे अगर चाहें तो विंड को हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें, द ट्री स्वेड, एक सिंपल सेंटेंस है, इसको एक्सपैंड किया है, द ओल्ड ट्री स्वेड, द ओल्ड ट्री स्वेड इन द हाई विंड। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करें, और फिर आप देखिए कि क्या आप इस तरह के मजीद सेंटेंसेस बिल्टअप कर सकते हैं। चैट में टाइप करें। Okay, so I have received two of the examples here in the chat. The old glass broke when fell off from the high. I can't see high table. A red hen, the little red hen went to the field. Excellent. So this is how we expand sentences, and you see that this is the way we can encourage our students to expand their sentences, to add adjectives, to add more details, and think more and more in these areas. During my teachings and trainings in classroom teaching, I have noticed that most of the time children um, try to revolve around one single word. For example, there was a task given in the first lecture, task one, to make sentences on my mother. I have noticed that most of the writing samples, the word my mother is very much common, and the other word is she. So I was trying to notice that if there is any other variation available to me, but there was no variation. So there was too much repetition of the word she, and too much repetition of the word my mother. So this is how
वी एनकरेज आवर स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट को एनकरेज करें कि ठीक है आपने बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं, आपने माय मदर के ऊपर 5 सेंटेंसेस बिल्टअप कर दिए हैं, माय मदर इज़ अ गुड, माय मदर इज़ वेरी स्मार्ट, माय मदर इज़ वेरी एक्टिव, शी वर्क्स हार्ड, शी कुक्स फूड, शी लव्स मी, देन ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, आपने अपनी आपकी क्लासरूम का एक टाइम था, क्रिएटिव राइटिंग आपके लेसन प्लानिंग में थी और आपका राइटिंग का डे था, आपने बहुत अच्छी एक्टिविटी करवाई, बच्चों ने 5 सेंटेंसेस बना दिए एंड यू आर सक्सेसफुल। बट नो, वी आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज नॉट द सक्सेस। अगर आप गौर करें तो ये एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने 5 सेंटेंस बिल्टअप की। सेंटेंस को बिल्टअप करना जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेसिकली सेंटेंस के आगे फर्दर जो है पार्ट्स क्या है, सेंटेंस को एक्सपैंड कैसे करना है, एक सेंटेंस को फर्दर आने वाले सेंटेंसेस के साथ कनेक्ट कैसे करना है, जो हमारा थर्ड और फोर्थ डे होगा ट्रेनिंग का, इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस को अब कनेक्ट कैसे करना है, सेंटेंसेस का कनेक्शन कैसे बिल्डअप करना है। जो टीचर्स हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही होंगी कि किस तरह से उनको प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट जो है जब राइटिंग लिख के लेकर आते हैं उनके बाद, तो राइटिंग बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, राइटिंग आपस में कनेक्टेड नहीं होती, फ्लो ही नहीं होता उसका, पहले कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, मिडल में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड में कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही है और स्टूडेंट्स को गाइड ही नहीं किया जा रहा होता। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अर्ली ईयर्स के अंदर, किंडरगार्टन के अंदर जब बच्चे सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो सेंटेंसेस को एक ही पैटर्न पे बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे फर्स्ट टास्क 1 दिया था, माय मदर, माय मदर के ऊपर 5 सेंटेंसेस बन गए, लेकिन उन सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा सिंपल फॉर्म के अंदर है, इतनी ज़्यादा कैजुअल है कि उस इंफॉर्मेशन को आपको एन्जॉय नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपका स्टूडेंट एक माय मदर के ऊपर ऐसे लिख कर लाता है, वो लिखता है उसके अंदर, माय मदर इज़ वेरी स्मार्ट, आई लव हर बिकॉज़ शी इज़ she is she is cooking delicious food and she cooks food in the kitchen all the time। इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो आपस में एक्सपैंडेड भी हैं और आपस में कनेक्टेड भी हैं। देन इसका मतलब है कि आप भी उसकी क्रिएटिव राइटिंग को एंजॉय करते होंगे। समटाइम ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स बिल्डअप करते हैं जब वो क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं, फिर टीचर्स हैरान रह जाते हैं कि सेंटेंस आपके माइंड में कैसे आया। लेकिन वो एक जो है एक ट्रेनिंग है, क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग है और उसमें आपको मार्किंग पॉलिसी पर बहुत देखना पड़ता है, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उसके बाद आपके स्टूडेंट जो हैं वो उस लेवल के ऊपर आते हैं। लेकिन अगर आप की जो मार्किंग है, अगर आप इस तरह की मार्किंग कर रही है कि आपने माय मदर के ऊपर उसको अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चे को, अपने इफ यू आर अ पेरेंट, आपने दिया है कोई भी उसको ऐसे लिखने के लिए और इस तरह के सेंटेंस बना के लेके आ रहा है कि इफ माय मदर शी इज स्मार्ट, शी इज एक्टिव, शी कुक्स फूड, शी लव्स मी, शी एंजॉयज टेकिंग मी आउट, व्हाटएवर, तो उसका मतलब ये हुआ कि रेपिटिशन है। आप देखा होगा बहुत से आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा जब मार्किंग पॉलिसीज़ डिस्कस होती हैं, जब बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते हैं, ओ लेवल्स में, मैट्रिक में तो ख़ैर मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा उस पर नहीं होता अभी फ़िलहाल जो हमारा है। लेकिन न्यू नेशनल करिकुलम के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है कि जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए और मेमोराइज़ेशन नहीं होनी चाहिए। तो जब मार्किंग की जाती है कि जी आपने तो रेपिटिशन की है, वर्ड्स की रेपिटिशन, आपके मार्क्स कट गए। उस वक़्त बच्चे हैरान हो जाते हैं कि मैं तो शुरू से ग्रेड 1 से मैं तो इस तरह से लिख रहा हूँ, मुझे तो कभी किसी ने आज तक मना नहीं किया। तो यहाँ पर टीचर्स का फेलियर आ जाता है। पेरेंट्स भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं कि भई हमें तो शुरू से ही टीचर्स ने सिखाया था कि इस तरीके से क्रिएटिव राइटिंग करनी है। तो आप जब भी किसी बच्चे की रीडिंग को असेस कर रहे हैं, राइटिंग को असेस कर रहे हैं, आप इस चीज़ को देखें कि आपकी राइटिंग और रीडिंग स्कूल के पैटर्न के ऊपर या टीचर के पैटर्न के ऊपर या बुक के पैटर्न के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे की जो रीडिंग एबिलिटी है, राइटिंग एबिलिटी है, वो एक इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर होनी होनी चाहिए। इंटरनेशनल टेस्टिंग होती है। अगर आप एक बच्चा स्कूल में फर्स्ट आ रहा है, उसकी जो है ए ग्रेड्स आ रहे हैं, इट डज़न्ट मीन कि वो बच्चा जो है उसकी राइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी और स्कूल में उसी फर्स्ट आते हुए बच्चे को ले जाएँ, उनका एडमिशन टेस्ट है वो क्लियर ही ना कर सके, इट डज़न्ट मैटर। तो उसमें उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी वो तो फर्स्ट आने वाला बच्चा है, वो कहेंगे जी हमारे स्कूल का टेस्ट तो पास नहीं कर सका। असल में करिकुलम जो था उसमें उस स्कूल का जो करिकुलम था उसके लिहाज से वो उस हाई लेवल के ऊपर था, लेकिन दूसरे स्कूल के करिकुलम के मुताबिक वो लो लेवल पे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्टूडेंट की एबिलिटी को जो असेस करना है, आपने उसकी एज देखनी है कि आपका जो चाइल्ड है उसकी एज क्या है, एज 4 है, एज 5 है, एज 6 है। एज 5 के अंदर उसको क्या चीज़ आनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, इसके बाद आप खुद भी अपने बच्चे को असेस कर सकते हैं। हमारे पास भी असेसमेंट के टेस्ट मौजूद हैं, आप हमसे असेसमेंट करवाएँ, लैंग्वेज असेसमेंट करवाएँ, टीचर्स अपनी लैंग्वेज असेसमेंट करवाएँ।
जिस तरह से एक एडल्ट्स के लिए एक टेस्ट आइल्स का टेस्ट है, बहुत मुश्किल टेस्ट है। जब आप वो टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी एबिलिटी इंग्लिश की क्या है। आपकी इंग्लिश में मैट्रिक के अंदर 100 में से 90 नंबर आ गए हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट देने जाते हो आपका टेस्ट क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अभी राइटिंग की एबिलिटी भी नहीं है और स्पोकन इंग्लिश की भी एबिलिटी भी नहीं है। इसके बाद अब देखिए हमारी 4 स्किल्स है ना, एक स्किल है राइटिंग की, एक है स्पीच की और 2 स्किल्स है लिसनिंग की और रीडिंग की। ये दोनों रिसेप्शन की स्किल्स हैं। अब आप सुनते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को एक को अंदर लेकर जा रहे हैं, अपने दिमाग के अंदर लेके जा रहे हैं। रीडिंग में भी आप लैंग्वेज के वर्ड्स को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और जब आप बोल रहे हैं, आपकी स्पीच है, आपकी राइटिंग है या आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइटिंग का जो सैंपल है, प्रोडक्शन सैंपल है, आपके स्टूडेंट की क्रिएटिव राइटिंग है, आपकी अपनी क्रिएटिव राइटिंग है, उस प्रोडक्शन सैंपल से आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को असेस किया जा सकता है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आप देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको अगर हम करवाना चाहें, सिखाना चाहें सेंटेंस मेकिंग के ज़रिए और क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है और ये बिल्कुल भी एक बोरिंग तरह का सिनेरियो नहीं रहता। मिसाल के तौर पर इनको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन टेबल्स। ये एक एक्टिविटी है सब्स्टिट्यूशन टेबल्स की। आप सब टीचर्स और पेरेंट्स इस एक्टिविटी को अपने स्टूडेंट्स के साथ करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नाउन, ठीक है? यहाँ पे नाउन का बॉक्स है। दूसरा जो बॉक्स है वो प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस की कैटेगरीज है आई यू फर्स्ट पर्सन, वी यू दे थर्ड पर्सन, आई ही शी इट थर्ड पर्सन, ठीक है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो जाते हैं, थर्ड पर्सन हो जाते हैं, फिर ही शी इट के साथ वर्ब के साथ ई की फॉर्म लग जाती है, ठीक है? ओके, अब आप ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है? और यहाँ पे एडवर्ब आ गया। एडवर्ब के बाद क्या आ गई? प्रेपोजिशंस आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है? अब एक सेंटेंस के अंदर आप अपने स्टूडेंट्स को नाउन भी सिखा रहे हैं, प्रोनाउन भी सिखा रहे हैं, वर्ब भी सिखा रहे हैं, एडजेक्टिव भी सिखा रहे हैं, एडवर्ब भी सिखा रहे हैं, प्रेपोजिशन भी सिखा रहे हैं। इस तरीके से सिखाने से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली नॉलेज को अप्लाई करेंगे। आप ये टेबल बना के दें, ठीक है? आप स्टूडेंट्स को टेबल बना के दें और इस टेबल में से आप किसी न किसी चीज़ को रिमूव कर लें या उसमें ज़्यादा ऑप्शंस डाल लें। मिसाल के ऊपर यहाँ पे मैंने हॉट कॉफ़ी लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्लैक, ठीक है? कोल्ड और चिल्ड, ठीक है? इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हैं। आप स्टूडेंट्स को कहें कि आप नाउ यू मेक सेंटेंसेस। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने टेबल आपके पास आ गया है, अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बिल्ट अप करें। सना के साथ बनाएँ आप, आई के साथ बनाएँ, यू के साथ बनाएँ, वी के साथ बनाएँ, हॉट के साथ बनाएँ, ब्लैक के साथ बनाएँ, कोल्ड के साथ बनाएँ, चिल्ड के साथ बनाएँ। डेलिबरेटली के अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के अलावा भी आप वर्ड्स ऐड करें और स्टूडेंट्स को चॉइस दें कि अब आपके पास चॉइस है बहुत ज़्यादा, अब आप ज़बरदस्त से सेंटेंसेस बनाएँ, लेकिन सेंटेंस बनाते वक़्त आपने जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो ऑर्डर है, ठीक है? कौन-सी चीज़ किससे पहले आएगी? इस तरह से इस एक छोटी-सी एक्टिविटी से आपके स्टूडेंट्स जो हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सीख रहे हैं, सेंटेंसेस में आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीख रहे हैं और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑर्डर देख रहे हैं। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? वर्ब के साथ एस लग रहा है क्योंकि ही, शी, इट आ रहा है। यहाँ पर जो है एडजेक्टिव लग रहा है नाउन के साथ, यहाँ पे एडवर्ब लग रहा है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रही है और यहाँ पर आपका प्रोनाउन आ रहा है। इस एक छोटी-सी एक्टिविटी से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे जॉली ग्रामर की हमारी ट्रेनिंग आ रही है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़रूर उसका के लिए जो है वो अपने सब्सक्रिप्शन करवाएँ। आप हमें मैसेज करवा के भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन उसकी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉली फ़ोनिक्स के अंदर जो है वो किस तरह से सिखाया जाता है। आप सबको जॉली फ़ोनिक्स के बारे में तो पता ही होगा, बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और उसमें किस तरह से बच्चे कितनी जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं। लेकिन जॉली ग्रामर क्या चीज़ है? जॉली ग्रामर के अंदर जो है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह जॉली फ़ोनिक्स में एक्शंस हैं, सबको बहुत पसंद है, बच्चे एक्शंस करते हैं साउंड्स के और बहुत जल्दी साउंड सीख जाते हैं। इस तरह से उनके सॉन्ग्स हैं फ़ोनिक्स के और फिर इसके अलावा जो है गेम्स हैं, बहुत सारी गेम्स हैं, फ़ोनिक्स की सीरीज़ है, इस तरह ग्रामर की भी गेम्स हैं। ये एक एडवांस लेवल है। अब आपने देखा होगा जब आपके बच्चे प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, केजी के अंदर एबा-खडा, एसटीआईपीएन, फ़ोनिक्स सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे ग्रेड 1 के अंदर जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, वो दोबारा फिर से फ़ोनिक्स की बजाय स्पेलिंग्स पे आ जाते हैं। पहले एबा-खडा हो रहा है, अब वो ए-डबल-पी-एल-ई शुरू हो गया। तो आपका 3 साल का जो प्रोग्राम है, फ़ोनिक्स का रोल बैक हो जाता है वापस।
बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम देखिए हम तो अपने बच्चों को शुरू से ही जो है ना अब ABCD साथ साथ सिखा रहे हैं फोनिक्स के, क्योंकि दोबारा 1 में तो उन्होंने फिर वही सीखना है, तो क्या फायदा है इस फोनिक्स का। वाकई उनकी बात ठीक है, अगर आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वाकई ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को समझने की जरूरी है कि जब बच्चे KG से ग्रेड 1 में जाएं तो आपकी ग्रेड 1 की टीचर जो भी फोनिक्स की टोटली ट्रेंड हो, वो उनको गाइड करें कि कैसे बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं उनको भी आप ब्रेक करते हैं, ब्लेंड करते हैं, वॉवल्स के रूल्स को यूज करते हैं और रट्टा लगाए बगैर आप उन वर्ड्स के स्पेलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी कम होंगी और आप उनके एस्पेक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं और मैं देखती हूँ कि मेरे पास कोई क्वेश्चन है। अगर आप कोई हैंड रेज करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आफ्टर 1 मिनट वी विल कंटिन्यू अगेन। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राफ, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था जो ज़्यादातर मैं नोट करती हूँ। मतलब ये चीज़ मैंने खुद में भी बहुत ज़्यादा फ़ील की और अब भी बच्चों में सेम यही प्रॉब्लम जो मैं फ़ील करती हूँ कि प्ले ग्रुप में, नर्सरी केजी में तो फ़ोनिक्स और ये चीज़ें स्मूथली चल जाती हैं, ठीक है। जब 1 क्लास में बच्चे आते हैं तो एकदम से टीचर्स जो है उनको पिक्चर डिस्क्रिप्शन और सेंटेंस मेकिंग, स्टोरी राइटिंग ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम प्ले ग्रुप में या नर्सरी केजी में ही बच्चों को स्मॉल सेंटेंस के थ्रू शुरू करवाएँ, ये यहाँ 1 क्लास में ही हम उनको ये चीज़ें बिल्डअप कराने शुरू करें? खिलाफ आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली जो प्रोसेस है सेंटेंस मेकिंग का, वो स्टार्ट हो जाना चाहिए नर्सरी के अंदर ही, ठीक है। ग्रेजुअली जो है जब ये स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद केजी में उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत अहम चीज आपको बताना चाहूंगी। सबसे अहम बात ये है कि टीचर्स जो है वो थोड़ा सा ये समझती हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब बच्चे 1.5 साल के होते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बातें करना, छोटी छोटी चीजें बनाना, सेंटेंस की आवाजों को निकालना, छोटी छोटी चीजों को कहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो 2.5-3 साल की उम्र से लेकर 9 साल की उम्र तक बहुत तेज होती है। बच्चे 4-5 जुबानें बहुत जल्दी सीख सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, सोशल स्टडीज है, उसका टाइम इतना ज्यादा नहीं होता उस वक्त। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग जो है उसके लिए अर्ली ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये गौर कीजिएगा कि जब पहले 2 साल जो नर्सरी और केजी के एज 4 और एज 5 है, अगर वो वेस्ट हो जाए, यानी कि उसमें आपकी स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है और आप उसको नहीं बिल्टअप कर सके हैं, तो उस वक़्त जो है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं इनकरेज करती हूँ पेरेंट्स को भी बहुत विजिलेंट हो जाएँ। आपने देख लिया है, अब आप स्कूल्स क्लोज़ हो गए हैं, जब भी लॉकडाउन्स के अंदर बहुत बड़ा चांस मिला है पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, देखने का कि स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं और आप क्या करवा सकते हैं। आप गौर करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को गौर करें, आपको महसूस हुआ होगा कि जो चीज़ें बच्चे 1-2 महीने में सीख सकते थे, वो बाज़ का 6 महीने पे ड्रैग की गई होती हैं और फिर उनको बहुत बहुत जल्दी रैप अप किया जाता है। तो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो पेरेंट्स समझें और टीचर्स भी समझें कि उनकी, मैं समझती हूँ, एक पूरी ग्रिप होनी चाहिए बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर कि इस वक़्त क्या चीज़ आपकी अप्रोच है और क्या टीचर ने स्टूडेंट को करवानी है। रिगार्डलेस ऑफ द कल्चर, रिगार्डलेस ऑफ द social or economic background of the family or the child's background, anything। अगर आपका बच्चा जो है किसी ऐसी फैमिली से है जहाँ पर उसको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है एक्सपोजर, फिर भी इट ऑल डिपेंड ऑन द टीचर्स स्किल्स। एनी अदर क्वेश्चन? जी मैम,
कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, बल्कि मेजोरिटी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो वो पीरियड, एक मखसूस पीरियड है, वो गुजर गया है, यानी कि लॉस हो गया है, और बच्चे जो वो 10 इयर्स के हो गए, उन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैम उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं एज अ टीचर? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए, जिन बच्चों का टाइम गुजर गया है ना, वो लेट हो गए हैं, ग्रेड 4 5 में चले गए हैं। एक मेरे पास और भी क्वेश्चन आया हुआ है चैट्स में। तो उसके लिए हमेशा जीरो से स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट का जो भी इशू है, वो जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से स्टार्ट लेकर आप उसको आगे मूव करेंगे, और मूव करते हुए जो है आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, ओल्डर स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उनकी स्ट्रेटजी होती है कि जो कॉन्सेप्ट छोटे बच्चे 1 महीने में सीखते हैं, वो बच्चे 1 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर वो सीख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट उनका जीरो से ही होगा। और आप 1 से 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि सक्सेस बिल्टअप होनी शुरू हो गई है। जी थैंक यू मैम। कैन यू हियर? हेलो जी हेलो। मैम फातिमा, जी 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 मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। मेरी बेटी है 5th क्लास में पढ़ती है, तो उसका थोड़ा सा हेयरिंग का इशू था। इस वजह से वो हेयरिंग लॉस की वजह से सही तरीके से सुनती नहीं थी, और फिर वो बोलने में भी उसकी कुछ मिस्टेक्स थी। तो हमें जब तक ये बात पता चली तब तक वो उसकी जो वर्ड्स गलत बोलने का था वो वैसा हो चुका ना। तो अब वो उसको पता है कि ये मैं गलत बोल रही हूँ। जैसे अब रजिस्टर है तो उसको वो बोलती है रजिस्टर, या इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको वो गलत प्रोनाउंस करती है, लेकिन उसको मतलब पता है कि इसको सही कैसे बोलना है, लेकिन वो उसकी एक आदत बन गई है तो उनको गलत बोल रही होती है। ये जैसे सॉरी है तो उसको सॉवी बोलेगी, मतलब आर की साउंड को वो वी की तरह निकालेगी। है वो माशाल्लाह जीनियस है, उसको बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है, हर मतलब तरह से वो जी, बिल्कुल जी, अच्छी मैं है, आपकी सिर्फ ये बात को कुछ अंडरस्टैंड वर्ड्स कर रही हूँ। बेसिकली इसमें ना जी एक असेसमेंट होती है, चाइल्ड असेसमेंट होती है। चाइल्ड का जो प्रोडक्शन सैंपल होता है ना, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? तकरीबन 1 घंटे की डिस्कशन होती है, या पेरेंट्स को कहते हैं कि जब भी घर में वो आपसे बातें कर रही है तो आप उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद उसकी असेसमेंट की जाती है, और उसमें से देखा जाता है कौन से वर्ड्स को मिस कर रही है, कौन सी साउंड में इसको वो स्किप कर रही है ना, ठीक है? हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी है, और लैंग्वेज असेसमेंट भी की जाती है। वो इंशाल्लाह आप सेपरेट मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर जी दूंगी कि कैसे आपने इससे असेसमेंट। रिलेटेड ये बात है कि जो मेरा छोटा बेटा है वो बिल्कुल माशाल्लाह उसकी हियरिंग ठीक है, लेकिन वो भी वर्ड्स गलत बोलता है। जैसे वो भी सॉरी को सॉवी बोलता है। तो मुझे मॉडलिंग ये हो होता है जाती है कि ना, हाँ, वो मॉडल करते हैं एक जी दूसरे को ना, कॉपी करते हैं। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगी। इसके लिए काफी एक्टिविटीज होती हैं जो आप खुद करवाएं अपने बच्चों को। पहले असेसमेंट लें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड्स का इशू है, इसके बाद उसको चेंज करेंगे, ठीक है? और उसमें एक सेपरेट काउंसलिंग भी होगी। आपके बेटे की काउंसलिंग अलहदा से होगी, आप उसको अलहदा से गाइड करेंगे कि बेटा आपने आपा जो है उनके साथ आपने चेंज वर्ड बोलना है, हम आपा को भी इस वर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। इसके बाद आप उनको दिखाएंगी, वीडियोस दिखाएंगी, आप उनको, हमारे पास कुछ लैंग्वेज की सीडीज भी है, आप उनको दिखाएंगे। देखिए अब आप कि स्कूल में, या ये देखिए ये स्टूडेंट जो है ये इस वर्ड को कैसे बोल रहा है, हमने उस चीज को फॉलो करना है, ठीक है? जी अरीज, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सो आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं, इसके बाद हम करते हैं इसको। जी जी मिस फातिमा, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मिस फातिमा, मुझे बस गाइडेंस चाहिए थी। एक्चुअली पाकिस्तान में ना जॉली फोनिक्स की, उर्दू फोनिक्स एंड इंग्लिश फोनिक्स की बुक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती। पेरेंट्स को पता नहीं होता कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टेजेस जो हैं फॉलो करने हैं विद वर्कशीट्स एंड ऑल। का आप रिकमेंड करती हैं तो कौन सी जो है वो ऐसी बुक स्टेजेस रिकमेंड करती हैं स्टेज वाइज जिनमें सब मेंशन हुआ हो? मेरा बेटा है 2.3, और उसको माशाल्लाह से इंग्लिश फोनिक्स एंड उर्दू फोनिक्स आते हैं कंप्लीट विद सॉन्ग्स। बट वही बात आ जाती है कि इसके बाद मुझे क्या करना है, तो कैसे फॉलो अप करना है, तो जी काइंडली मुझे अरीज, मैं गाइड आपको कीजिएगा बताती कि हूँ, जी। ये एक थैंक यू मिसकॉन्सेप्शन है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में चीजें अवेलेबल नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास जी। यहाँ पे पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास ओके। टेलीफोनिक्स का तमाम मटेरियल अवेलेबल है। बल्कि अगर आप मुझे रिमाइंडर दे देंगी तो मैं आपका, व्हाट्सएप ग्रुप में तो है ना आप हमारे? जी 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 जी, जी मैं बिल्कुल आपको जी। कैटलॉग भी सेंड कर दूंगी, प्राइसेस भी सेंड कर दूंगी। और अब ओके। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, फोनिक्स भी आ गए हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा जी। फोनिक्स का एक 2 मंथ्स का इंटेंसिव कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है।
आप लोग उसमें जरूर जी पार्टिसिपेट कीजिएगा। देखिए बात सारी ये होती है, एबा या एसएटीआईपीएन की साउंड्स आ गई हैं, अब साउंड्स का करना जी क्या है, हाँ ठीक है। जी असल स्टेप जी ये है कि साउंड्स आ गई हैं, साउंड्स के बाद अब ब्लेंडिंग होगी, इसके बाद जो बच्चा फोनिक्स सीख रहा है उस बच्चे की डिक्टेशन लेने का तरीका क्या है, उस बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग कैसे सिखानी है, जो बच्चा फोनिक्स सीख रहा है उसको ग्रामर कैसे पढ़ानी है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और ये ट्रेनिंग के बाद के बगैर समझ में नहीं आ सकती, ठीक है। और इसीलिए जो है हमने छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप स्टार्ट किए हैं डिफरेंट चीजों को डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ मिलकर, ताकि जो मिसकंसेप्शन है उनको दूर किया जा सके। देखिए मटेरियल्स जो है वो बहुत आराम से मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत लो कॉस्ट भी। ज्यादातर लोग समझते हैं जॉली फॉरेस्ट बहुत महंगा प्रोग्राम है जी और हर जी शख्स उसको यूज नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हैरान हो जाएंगी, हमारे पास ऐसी बुक भी है जिनकी कीमत सिर्फ 200 रुपए है, और वो बुक्स जो है वो हम समटाइम्स कुछ ऐसे लोग भी हैं, स्कूल्स हैं जिनको पूरे पूरे स्कूल को फ्री बुक्स देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज जो होता है ये होता है कि बुक ले लेना या ट्रेनिंग ले लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे अहम चीज ये है कि अब इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी, आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ इंशाल्लाह, और आप अपने क्वेश्चन जो है मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, अगर हम इसको देखें, आई शुड मूव दिस चैट बॉक्स ऑन टू द लेफ्ट साइड। तो जॉली ग्रामर जो है अगर हम इसके पास मूव करते हैं तो बिल्कुल जॉली फोनिक्स के पैटर्न्स की तरह उनके सॉन्ग्स हैं, एक्शंस हैं और गेम्स हैं, और बच्चे बहुत एंजॉय करते वक्त जो है करते हुए जो है वो ये सारा कुछ सीख लेते हैं। अगर आप इसको देखिए यहाँ पर आपके सामने जो खुला हुआ है एक पेज खुला हुआ है, ये बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल पर देखें, बल्कि मैं इसको आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, आप देखिएगा यहाँ पर नाउन्स, वर्ब्स, prepositions, एडवर्ब्स, कंजंक्शन सबकी पिक्चर्स हैं, कलर्स हैं और एक्शंस बने हुए हैं। इंशाल्लाह ग्रामर की जो फर्दर ट्रेनिंग्स होंगी उनमें हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी और इन चीज़ों को बड़े एंजॉय करते हुए बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि केजी और ग्रेड 1 का जो लेवल है उसमें बच्चे जो है वो खेलना और बस घूमना और कलर्स करना चाहते हैं, वो बैठकर बस डेफिनेशंस के रटे मारना बिल्कुल नहीं चाहते। उनकी डिमांड है, उनकी एज की डिमांड है कि वो बहुत एक्टिव होते हैं और हर चीज़ को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पार्सिंग एक्टिविटी है जिसके अंदर जो है सेंटेंसेस के पार्ट्स किए जाते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको पिछली डिफरेंट स्लाइड्स में दिखाया कि एक डिफरेंट सेंटेंसेस को पार्ट्स दिए जाते हैं, किया जाता है। इस तरह जॉली ग्रामर की जो बुक्स हैं, जिन लोगों के पास ग्रामर बुक्स मौजूद हैं वो जानते हैं कि ये एक्टिविटी बार बार करवाई जाती है जिसमें सेंटेंस के पार्ट्स को रिकग्नाइज करते हैं। अगेन इस एक्टिविटी का सबसे अहम पर्पस तो यही है कि इस एक्टिविटी की वजह से जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है और उस पार्ट की पोजीशन क्या है सेंटेंस में, सेंटेंस की बिगनिंग में आना है, मिडिल में आना है, एंड में आना है, वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, लास्ट क्या है। अब यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीचिंग के अंदर जो फ्लो है कॉन्सेप्ट का वो समटाइम्स स्कैटर्ड हो जाता है। फ्लो स्कैटर्ड होने की वजह से भी बहुत इशू आते हैं, तो बड़ा सिस्टमेटिकली बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट जो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम टेंसेस को ही ले लें, ठीक है, टेंसेस बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, ग्रेड 1 से टेंसेस स्टार्ट होते हैं, ग्रेड 10 तक जाते हैं। लेकिन अगर आज मैं अभी बैठ के किसी चीज को रिकॉल करना चाहूँ, या अगर आप रिकॉल करना चाहें, सोचें कि सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस है, तो हमें लगेगा कि 1 मिनट के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर हम ग्रामर की डिटेल ट्रेनिंग करें और देखिए, तो आप ये देखिए जॉली ग्रामर का एक पेज मैंने आपके सामने खोला हुआ है। पास्ट, हाथ का इशारा बैक साइड की तरफ है, प्रेजेंट बिल्कुल सामने की तरफ, फ्यूचर पॉइंटिंग हो रही है एंड की तरफ। यहाँ पे वर्ब्स के भी एक्शंस हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए एक टेंस टेंट बना हुआ है, इस एक टेबल के अंदर 1 2 3 लाइंस इस साइड पे है, 3 लाइंस इस साइड पे है। आप ये देखिए 9 टेंसेस जो हैं वो एक दिन के अंदर जो है वो सिखाए गए। सबसे बड़ी गलती टेंस सिखाने में ये होती है कि जब हम एक टेंस सिखाते हैं, इसके बाद हम दूसरे टेंस में जाते हैं, तीसरे टेंस में जाते हैं, उस वक्त तक पहला वाला टेंस भूल चुका होता है। तो जॉली ग्रामर के अंदर जो है ये तरीका ये है कि जब टेंसेस सिखाए जाते हैं, तमाम टेंसेस को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में सिखाया जाता है।
सिंपल टेंस है, इसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। परफेक्ट टेंस है, इसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। अब इन सारे टेंसेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस तरीके से जब सिखाया जाता है तो एक दिन के अंदर बच्चे जो है वो टेंसेस सीख लेते हैं, टेंसेस को कंपैरिजन करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि टेंसेस को कभी भी उर्दू के साथ ट्रांसलेट करते वक्त कभी भी नहीं सिखाना चाहिए। दोनों लैंग्वेजेस बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनकी डोमेन डिफरेंट है, इनका वर्ड ऑर्डर डिफरेंट है, और जो तर्जुमा करने का तरीका है उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं सिखाना चाहिए। ये अपनी मिसकंसेप्शन है और छोटी छोटी गलतियां हैं, इनकी वजह से बड़ों की जो गलतियां हैं वो बच्चों में जाती हैं, फिर यही बच्चे जब टीचर बनते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं। इसी तरह ये जो गलतियां जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती चली जाती हैं। ओके फाइन, अब हम यहाँ पर अपना जो सेशन है थोड़ा सा लंबा भी हो गया, इसको कंक्लूड करते हैं। आपको पता है जूम के अंदर थोड़ा सा हमने सेटिंग्स की होती है ना, तो एकदम से सेशन जो है वो खत्म होने का होता है कि एकदम से आपकी सेटिंग्स क्लोज ना हो जाए और जो है वो खत्म ना हो जाए। अब फर्दर जो आपके क्वेश्चंस हैं और भी जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है इस सेशन के मुतालिक, जो डे 1 था उसके मुतालिक, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और आपका जो सेकेंड डे का टास्क है अगेन वो वही है कि आपने सेंटेंस को एक्सपैंड करना है इस तरह से। अब आपने दोबारा से, मैं चैट में टाइप भी कर देती हूँ, आपने दोबारा से जो है सेंटेंसेस बनाने हैं, खुद बना लें या अपने किसी स्टूडेंट से बनवा लें, ठीक है। माय मदर, अब आपने माय मदर के ऊपर जो है वो सेंटेंसेस बिल्टअप करवाने। अगर आपको लगता है कि आपका स्टूडेंट बोर हो रहा है तो आप इसको छोड़ के कोई और टॉपिक ले लें, लेकिन अब आपने ख्याल ये रखना है कि आपने सेंटेंसेस बनवाने, उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, एक्सपैंडेड सेंटेंसेस होने चाहिए, बेबी सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। वैसे तो हमारा इस वीक का टॉपिक नहीं है सेंटेंस कनेक्शंस, लेकिन अगर आप सेंटेंस के कनेक्शंस बिल्टअप करवा लें और हम उसको कंपेयर करेंगे, फिर मेरे पास जैसे राइटिंग सैंपल्स आपने व्हाट्सएप किए हैं, आप सेपरेटली पोस्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपके सेंटेंसेस में कनेक्शन आ जाता है तो बहुत बेहतर हो गया। मिसाल के तौर पर शायद आपको याद हो, हमने बचपन में ये किया था फैन बॉयज। फैन बॉयज एक एब्रीविएशन है जिसमें फैन जो है उसको फॉर, ठीक है, और इसी तरह से जो है, am I audible to everyone? Let me check. Yes. तो इस तरह से जो है फैन बॉयज एक एब्रीवेशन है जिसमें जो है आप देखते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन वर्ड्स को कनेक्ट करते वक्त कनेक्शंस यूज करते हैं सेंटेंसेस के, बिकॉज, और, येट, सो, एंड, वाई, वेयर, विच, दैट, दीज ऐड करते हैं और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो नेक्स्ट आपका टास्क हो उसके अंदर जो है वो आप बहुत अच्छा सा एक्सपैंडेड, कॉम्प्लेक्स और सेंटेंस कनेक्शन में यूज करते अपने स्टूडेंट से बनवाएं या आप खुद बिल्टअप करके उसका सैंपल जो है मुझे भेजें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, सर्टिफिकेट्स। इस जो ट्रेनिंग सेशन है इसका सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके टास्क के साथ रिलेटेड होगा। जिनके टास्क कंप्लीट हो जाएंगे उनको जो है टाइम पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप टास्क डिले करेंगे और मुझे लेट भेजेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डिले भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।